हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः एक बार आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपकी किसी भी एग्जामों में परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिस भी परीक्षा में अगर हिंदी से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है, हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो आपका उसमें 1 या 2 नंबर को कंफर्म देखने को मिलता है। हम आज बात कर रहे हैं आपके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समास। समाज से जुड़े हुए प्रश्न हर एक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। खासतौर पे आप टीचिंग के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं या देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अमूमन 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए इजी वे में हम समझेंगे इसको कि कैसे कैसे क्या होता है, और आपको बताएंगे कि किस समाज के कितने भेद होते हैं, और सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि समास समास किसे कहते हैं। तो समास जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर दो हों या 2 से अधिक कोई भी शब्द हों, उनको जब आपस में मिलाया जाता है तो दो जो शब्द नया वाला बनता है उसी को समास कहते हैं। जैसे यही आप मान लीजिए गंगा का जल, तो इसमें आप देखेंगे गंगा जल हो गया, एक नया शब्द बन गया, गंगा और जल मिलके गंगा जल हो गया। वैसे ही आपका राजा का पुत्र देखेंगे तो ये राजपुत्र हो गया, एक नया शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम समास की भेदों की बात करें तो आप समास के प्रकारों की बात करें तो आपके समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है अव्ययी भाव समास, वही दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्विगु समास होता है, चौथा आपका द्वंद्व समास होता है, पांचवा आपका बहुब्रीहि समास होता है, छठवां आपका कर्मधारय समास होता है। इन सभी समासों के बारे में हम बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और जानेंगे उदाहरण के साथ किसमें कैसे आप पहचानेंगे कि कौन कौन सा समास है। तो आइए शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास से। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में, यानी कहने का अर्थ है जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसमें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शब्द हो, अगर उसके शुरू में ही, शब्द के शुरू में ही आपका उपसर्ग लगा हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात कहने का मतलब है वही पद प्रधान भी होता है और वह अव्यय होता है, उसे ही अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे यथा, नीर, आनु, प्रति आदि आदि ये सब आपके उपसर्ग हैं। जैसे प्रत्येक हमें प्रति उपसर्ग लगा के उसमें मूल शब्द एक लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रत्येक। वही भरपूर में लगा देंगे तो भर और भरपूर हो जाता है। ऐसे ही आइए नेक्स्ट अब देखेंगे दूसरे का तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिससे उत्तर पद प्रधान होता है। अर्थात तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण हो जाता है और जो प्रथम पद होता है वो गौण हो जाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात वही उत्तर पद की प्रधानता उसमें होती है। और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। उसे इस समास में आने वाले कारक चिन्ह, इस समास में आपको चिन्हों बीच में देखने को मिलेंगे। आपको को देखने को मिलेगा, से देखने को मिलेगा, के देखने को मिलेगा, लिए देखने से का मिलेगा, के की मिलेगा, में पर आदि का लोप हो जाता है। उसे अब तत्पुरुष समास करते हैं। अगर तत्पुरुष समास की बात की जाए तो तत्पुरुष समास के भी आपके 6 प्रकार होते हैं। तो इन 6 प्रकार के बारे में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपका कर्म तत्पुरुष होता है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा तो आपका करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, वही अपदान तत्पुरुष होता है और उस संबंध तत्पुरुष होता है और एक अधिकरण होता है। अगर आप इसकी पहचान की बात करें, कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा तत्पुरुष है, कर्म है, आपादान है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है, इसके लिए आप देखेंगे कर्म तत्पुरुष में अगर जिस शब्द में भी को जोड़ के आ जाए वो आपके कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर वही किसी शब्द में से आए, बीच में से आए, के द्वारा आए, उसे हम कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। वही संप्रदान की बात की जाए तो इसमें के लिए
अगर के लिए से जुड़ा हुआ कोई शब्द आ जाए तो वो आपका संपदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। वही अपादान से, इसमें अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है ना, तो इस केस में अगर आपका अपदान होता है, तो इसलिए अपदान से पहचान होती है। वही संबंध का देखें तो का के बीच में का के कुछ भी जोड़ के आए तो उसे आप संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। वही हम अधिकरण की बात करें तो इसमें मैं पैर पर, तुम छत पर हो, मैं खाना खाऊंगा, ऐसे अगर कोई शब्द करके आए तो वो अधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला द्विगु समास। ये ऐसा समास होता है जिस शब्द का पहला शब्द संख्या आए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है, परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस शब्दांश में भी अगर पहला शब्द संख्यावाची आ जाए वही यहाँ पे द्विगु समास होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। जैसे त्रिनेत्र है, चतुर्भुज है, यानी विष्णु, ये सभी संख्यावाची तो हैं, होते हुए भी बहुब्रीहि, क्योंकि ये भगवान के नाम आ जाते हैं। अगर भगवान से जुड़ा हो कोई भी नाम आपको देखने को मिले, भगवान से जुड़ा हो कोई भी नाम जिसमें प्रथम पद में आपका संख्यावाची लगा हो, तो उसे आप द्विगु में नहीं गिनती करेंगे, वो आपका बहुब्रीहि में जाएगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। वही नेक्स्ट हम बात करें द्वंद्व समास की आपकी, तो द्वंद्व समास में जिन समास में आपका योजक चिन्ह, ये चिन्ह होना चाहिए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है अगर दो पद हो, दोनों प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास के विग्रह में शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वही ये वाला योजक चिन्ह लग के आता है। जैसे सुख दुख, आपका सुख और दुख है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। वैसे ही देखेंगे आप लाभ और हानि देखेंगे, वैसे ही आप भला बुरा देखेंगे। ऐसे करके अगर लगा हो तो उसको आप द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। वहीं हम बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। इन्हीं में जाके बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं, तो आसान प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात कहने का मतलब ये है जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे की प्रधानता, यानी तीसरे के बारे में बात की जाए, तीसरे की ओर संकेत करे, दोनों शब्द मिलकर ऐसे विशेष संज्ञा का अर्थ दें, तो वही बहुब्रीहि आपका समास होता है। ये योग ऋण भी होते हैं, जो बढ़ा के आप कहते हैं, तीसरे का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें योग ऋण भी कहते हैं। वही अब नेक्स्ट और अंतिम समास की बात करें हम, तो अंतिम समास आपका है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला शब्द विशेषण, आप अगर शब्द दिए हो, वाक्यांश दिया हो, उस शब्द में अगर पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता हो, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान है जो, अर्थात कहने का मतलब है विग्रह करने पर अगर उसके अर्थ में के समान है जो, ऐसा करके कुछ आए तो उसे एक शब्द का प्रयोग होता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये रहे आपके 8 से 10 मिनट में हमने आपको समास के बारे में बताया, डिटेल में बताया, कायदे से ट्रिकी वे में समझाया। अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।